ओके, तो टॉपिक है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है, इसे मैक्सिमा या मिनिमा की प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। जब भी कोई दो वेव्स एक जगह पे मीट करती हैं तो दो तरह से इंटरफेरेंस हो सकता है। पहला हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ऐसा इंटरफेरेंस जहां पे जो इंटेंसिटी है वो हमें कैसी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। दो वेव्स जब मिलती हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट होती है। आई मैक्स की वैल्यू हम जानते भी हैं, वो आई थी हमारे पास अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी क्रिएट होती है। इसकी जो कंडीशन थी ये हमें याद रखनी है। क्या कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए? डेल्टा फाई, यानी कि जो ओवरऑल फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स का, वो इनिशियली हो सकता है या फिर पाथ डिफरेंस की वजह से हो सकता है, जिसे हम लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस है। इनिशियली अगर फेज डिफरेंस 0 मान लिया जाए तो फिर सिर्फ फॉर्मूला बचता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ये इक्वल हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसके? 2n पाई के। यानी जब आपका फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? मैक्सिमा क्रिएट होता है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। ठीक है ना? तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी हमें याद रखनी थी। पाथ डिफरेंस की कंडीशन आई थी कि डेल्टा एक्स अगर इक्वल हो एन लैम्डा के तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी दोनों वेव्स जो पाथ ट्रेवल करके आई हैं उनके पाथ की लेंथ का डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो जाए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाए, 0 हो जाए, लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसा अगर पाथ डिफरेंस हो तो फिर हम कह देते हैं क्या कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सिमिलरली हमने देखा था दूसरा टाइप जिसे हमने कहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे कि मिनिमा क्रिएट होता है या मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है। मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि क्या कंडीशन होती है मिनिमा के लिए, तो डेल्टा फाई हमें जो मिला था वो हमें मिला था कितना? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये आपका फेज डिफरेंस होना चाहिए। इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की कंडीशन अगर बोली जाए कि भाई मिनिमा की क्या होती है, तो डेल्टा एक्स की कंडीशन हमें मिल जाती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अगर इतना पार्ट डिफरेंस है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे n को 0 से पुट करना स्टार्ट करो तो यहाँ पे हमें मिल जाता है लैम्डा बाय 2। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। अगर इस तरह का पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम कह देते हैं कि क्या क्रिएट होता है? मिनिमा क्रिएट होता है। ठीक है, अब जनरली क्या किया जाता है, n को 1 से रखा जाता है। ये हम याद रखते हैं कि n0 सिर्फ हम किस में रखेंगे? मैक्सिमा वाले केस में। याद रखना, मैक्सिमा के लिए जहां भी आपको मैक्सिमा पता करना है तो उसके लिए जनरल डेल्टा एक्स हमें मिला है n लैम्डा। तो n को जो आप पुट करते हो यहाँ से 0, 1, 2 इस तरह से याद रखते हो। ठीक है, और मिनिमा के लिए क्या कर दिया जाता है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। डेल्टा एक्स को हम कहते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस यहाँ पे ये कि n की वैल्यू आप 0 नहीं पुट करते, n आपको 1, 2, 3 इस तरह से पुट करना होता है। इसका फायदा क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना, मैंने प्लस 1 को माइनस 1 क्यों कन्वर्ट किया है, इससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद रखने में मदद होगी। तो हमेशा इस तरह से याद रखो कि मिनिमा वाले केस में 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होता है और n की वैल्यूज हम 1, 2, 3 इस तरह से डालते हैं, जबकि मैक्सिमा वाले केस में हम n को 0 से ही पुट करना शुरू कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई। नहीं? ठीक है, तो सबसे जरूरी बात बस यही है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा का, ये वैलिड है किसके लिए? वैलिड है फॉर लाइट एंड साउंड। तो साउंड वेव में भी ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि साउंड के दो सोर्स हैं, तो दो सोर्स से साउंड वेव चल के आएगी। यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, कोई आपको साउंड दे सकता है। तो प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, थ्योरी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, ये याद रखना। तो एक एग्जांपल में करके दिखाता हूँ, ठीक है, या फिर खुद ही ट्राई करो एक बार।
मान लो कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं, इन्हें लाइट का मान सकते हो आप, साउंड का मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही मेथड है। इस तरह से S1 और S2 दो सोर्सेज हैं हमारे पास, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मान लो कि 5 लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ जो ये दोनों एमिट करते हैं। दोनों सोर्सेज लैम्डा वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं, साउंड की हो सकती है या लाइट की हो सकती है। आपके पास एक है डिटेक्टर। डिटेक्टर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है किसी भी जगह पे नेट इंटेंसिटी को पता करना। अगर ये साउंड का डिटेक्टर है तो ये नेट इंटेंसिटी ऑफ साउंड पता करेगा, और लाइट का है तो नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पता करेगा। तो इनिशियली मैं बोलता हूं कि इनिशियली डिटेक्टर जो था, इनिशियली डिटेक्टर इज एट S1, सोर्स 1 के ऊपर ही बैठा हुआ था। अब डिटेक्टर मूव करना स्टार्ट करता है और चलते चलते S2 पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। मूव्स फाइनली टू S2। तो आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इट रिकॉर्डेड। कितने मैक्सिमा और मिनिमा उसने रिकॉर्ड किए होंगे इस पूरे रास्ते में, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। एक बार ट्राई करो जरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए कि करने का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो हमारा काम है कि हमें पता करना है कि कितनी जगह पे मैक्सिमा बन रहा होगा, यानी कितनी बार मैक्सिमा रिकॉर्ड होगा साउंड का, और कितनी बार मिनिमा रिकॉर्ड होगा साउंड का या लाइट का, किसी का भी हम मान सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वो पॉइंट्स पता करने हैं जो मैक्सिमा के होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा पार्टिकल S1 पे है और फिर फाइनली वो S2 पे है, ठीक है ना। तो यहां पे जब डिटेक्टर होगा, आप सोच के देखो कि S1 से जो साउंड चल के आएगी वो तो जीरो डिस्टेंस लगभग चल के आएगी, क्योंकि डिटेक्टर जो है वो S1 पे ही बैठा हुआ है। जबकि जो साउंड या लाइट ट्रेवल करके आएगी S2 से, उसे कितना डिस्टेंस लगभग चलना पड़ेगा, तो उसे चलना पड़ेगा भाई 5 लैम्डा डिस्टेंस। यानी S1 पे पाथ डिफरेंस कितना है, तो S1 से जो रे निकली है वो कितना डिस्टेंस चली, 0। S2 से जो रे निकली वो कितना डिस्टेंस चली, तो वो चली है भाई 5 लैम्डा। यानी यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, 5 लैम्डा है। सिमिलरली जब आपका डिटेक्टर S2 पे पहुंच जाएगा, तब S2 से चलने वाली रे कितना चलेगी, 0, और S1 से चलने वाली रे कितना चल के आएगी, 5 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस यहां पे भी हमें कितना मिलेगा, 5 लैम्डा। जब हमारा डिटेक्टर बीचों बीच होगा, एकदम एग्जैक्टली बीच में होगा, यानी ये डिस्टेंस अगर मैं आपसे कह दूं 5 लैम्डा बाय 2 है, तो फिर S1 से जो रे आएगी वो भी 5 लैम्डा बाय 2 चलेगी, और S2 से जो रे आएगी वो भी 5 लैम्डा बाय 2 चलेगी। तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। समझ आई क्या बात। अब देखो पाथ डिफरेंस तो ऑब्वियसली धीरे धीरे बढ़ेगा ही, तो यहां 0 था पाथ डिफरेंस, यहां 5 लैम्डा है, तो कहीं बीच में लैम्डा भी हुआ होगा, कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा, कहीं 3 लैम्डा हुआ होगा, कहीं 4 लैम्डा हुआ होगा, और तब जाके पाथ डिफरेंस क्या हुआ है, 5 लैम्डा। हमें पता है जब भी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा का तो मैक्सिमा बनता है। यानी मैक्सिमा कितने बनेंगे, अच्छा सिमिलरली यहां भी होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और यहाँ है 5 लैम्डा। तो मैक्सिमा कितने बनेंगे मैं गिन सकता हूं, 1 2 3 4 5। 5 है एक साइड पर, तो 5 सिमिलरली होंगे दूसरी साइड पर, और एक बीच में जो 0 है वो भी तो मैक्सिमा ही काउंट होता है। तो 5 राइट में, 5 लेफ्ट में, और एक बीच में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमा कितने बने होंगे भाई, 11। और अगर मैं बात करूं कि मिनिमा के पॉइंट्स कितने होंगे, तो मिनिमा आप देख सकते हो लैम्डा बाय 2 यानी कि 0.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 यानी 1.5 लैम्डा, तो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5, 3.5 और 4.5 लैम्डा। यानी कि 5 तो बने हैं राइट में, तो 5 ही बने होंगे लेफ्ट में, तो भाई मिनिमा कितने हैं, 10। क्या आपको मेथड समझ आया। आप हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या चेक कर लेते हो कि कितना पार्ट डिफरेंस है, और फिर ऑब्वियसली जो सबसे सिमेट्रिक पॉइंट होगा वहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सभी का सही होना चाहिए इस बार। बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक S1 सोर्स ले लिया मैंने इस बार, ये ले लिया मैंने S2 सोर्स, ठीक है ना।
इनके बीच की डिस्टेंस मैं ले लेता हूं भाई 4.3 लैम्डा, और डिटेक्टर यहां से यहां मूव करता है। तो आपको बताना है कितने मैक्सिमा रिकॉर्ड होंगे और कितने मिनिमा रिकॉर्ड होंगे, बताओ। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप S1 पे चेक करोगे, तो S1 से आने वाली रे तो 0 चली, लेकिन S2 से आने वाली रे कितना चली, 4.3 लैम्डा, यानी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है 4.3 लैम्डा। तो यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस है 4.3 लैम्डा, और एग्जैक्टली बीच में हमें पता है पार्ट डिफरेंस है 0। तो यहाँ हुआ होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, तभी तो हो पाया 4.3 लैम्डा। सिमिलर चीज यहाँ पे होगी। अब हम काउंट कर लेते हैं भाई मैक्सिमा कितने हैं। तो 1, 2, 3 और 4। 4.3 लैम्डा मैक्सिमा नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 है राइट में, 4 है लेफ्ट में और एक बीच में। तो टोटल हमारे पास मैक्सिमा कितने हो गए भाई, 9। 4 और 4 8 और एक 9। मिनिमा की अगर हम बात करें तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 नहीं आ पाया होगा क्योंकि यहां सिर्फ 4.3 तक ही है। तो 4 है राइट में और 4 है लेफ्ट में, यानी मिनिमा कितने हो गए, 8। जिसकी भी गलती थी उसको क्लियरली समझ आ गया होगा शायद कहां गलती हुई थी। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड। एक हमारे पास S1 सोर्स है, एक आपके पास S2 सोर्स है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D है। दोनों जो है लैम्डा वेवलेंथ को एमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहां आपका डिटेक्टर है जिसे मैं S बोल देता हूं, जो कि यहां से D/2 डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन था मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ S टू डिटेक्ट मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। कितना उसे कम से कम अपनी जगह से डिस्प्लेस होना, क्योंकि यहां तो देखो दोनों का पार्ट डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो यहां तो मैक्सिमा बन रहा होगा, तो मिनिमम कितना वो मूव करे ताकि अब मिनिमा बनने लग जाए। यहां मैक्सिमा बन रहा है अभी, बताओ जरा। तो एक बहुत सिंपल सी गलती करते हैं कुछ लोग, ठीक है, वही यहाँ पे करवाना चाह रहे थे आपसे। पर आपको बेसिक याद रखना है, ठीक है। आप अज्यूम कर लो कि जो आपका एस, जो कि आपका डिटेक्टर है, वो मूव करता है राइट में कोई डिस्टेंस एक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप राइट मानो या लेफ्ट मानो। राइट में चलता है कोई डिस्टेंस एक्स और यहां पहुंच जाता है आपका सोर्स, सॉरी रिकॉर्डर, ठीक है ना। तो S1 से जो साउंड या लाइट चल के आएगी, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है वो चल के आती है D/2 प्लस एक्स। जबकि S2 से जो लाइट चल के आएगी वो चल के आती है D/2 माइनस एक्स। तो पाथ डिफरेंस की अगर यहां पे बात की जाए, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा भाई D/2 प्लस एक्स माइनस D/2 माइनस एक्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे आपको पता है कि पाथ डिफरेंस है 0।
अब जैसे ही आप राइट में मूव करना शुरू करोगे पाथ डिफरेंस 0 से ज्यादा होगा, तो सबसे पहला मिनिमा आपको कहां मिल सकता है, लैम्डा बाय 2 पे। अभी हम देख रहे थे 0.5 लैम्डा पे, तो यही इक्वल हो जाना चाहिए लैम्डा बाय 2 के। समझ आई क्या बात? यहां से आपको मिलेगा 2x, ये होना चाहिए लैम्डा बाय 2, या x होना चाहिए लैम्डा बाय 4। तो उसे अपनी पोजीशन से सिर्फ लैम्डा बाय 4 डिस्प्लेस करना होगा। उससे हुआ क्या, एक सोर्स के लिए तो डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 कम हो गया, और दूसरे के लिए लैम्डा बाय 4 बढ़ गया, तो इफेक्टिवली दोनों का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो गया ना। तो ऑप्शन में लैम्डा बाय 2 भी रहता है, पर हमें वो टिक नहीं करना है, आंसर हमारा क्या होगा, लैम्डा बाय 4। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। चलो, और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर? ठीक है ना? तो क्वेश्चन है अब ये, मान लो कि आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 और S2। ठीक है, यहां सामने एक पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है ना? यहां आपका डिटेक्टर है, ये पोजीशन माइनस इन्फिनिटी पे है, यानी माइनस इनफाइनाइट डिस्टेंस नीचे है, जबकि ये पोजीशन प्लस इन्फिनिटी पर है, यानी कि जो आपका पाथ है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। समझ आई क्या बात? दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन मुझे दिया गया है 3 लैम्डा। तो बताना है कि as detector moves from minus infinity to plus infinity, the number of maxima and minima detected will be, कितने मैक्सिमा और मिनिमा उसे डिटेक्ट होंगे। समझ आई क्या बात? अब यहां वो मूव कर रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये याद रखना बात। ठीक है, और इसी स्ट्रेट लाइन पे वो कंटिन्यूअसली मूव करने वाला है। अब कई क्वेश्चंस में इनफाइनाइट दिया रहेगा, और कई में बोल देंगे कि डिटेक्टर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस। तो फार अवे पॉइंट बोला गया हो, वेरी फार डिस्टेंस बोला गया हो, या इनफाइनाइट सेपरेशन बोला गया हो, तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्राई करो जरा क्या आता है, देख लेते हैं एक बार। तो डिटेक्टर हमारा एक कुछ डिस्टेंस पे जो रास्ता है उसके ऊपर मूव कर रहा है, और माइनस इनफाइनाइट सेपरेशन से प्लस इनफाइनाइट सेपरेशन तक मूव कर रहा है। मैं मान लेता हूं कि जो लाइन इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही है वो कुछ इस तरह से होगी, और यहाँ एक पॉइंट है O। तो जब यहाँ वेव्स चल के आएंगी, तो एक वेव इस तरह से आएगी और दूसरी वेव इस तरह से आएगी। क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी यहां मैं कह सकता हूं कि पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई, 0। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बीचों बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। दोनों वेव सेम डिस्टेंस चल के आने वाली है। अब जैसे जैसे हम अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये चला सिर्फ इतना, जबकि नीचे वाला चला उससे ज्यादा, तो कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा इनके बीच में। तो क्यों ना मैं बात करूं एक्सट्रीम की, यानी कि इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी पे अगर आप देखो तो यहां से निकलने वाली वेव इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट तब कर पाएगी जब वो यहां से पैरेलल निकले, इस स्क्रीन के, इस रास्ते के। इनफाइनाइट पे जाके पैरेलल लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं। तो S2 से जो रे इन्फिनिटी पे जा रही होगी वो जाएगी इस तरह से, और S1 से जो रे इन्फिनिटी पे जाएगी वो जाएगी कुछ इस तरह से। तो दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया होगा, ये हम सीधा सीधा देख के बता सकते हैं कि S1 वाली रे एक्स्ट्रा चली है, और वो कितना एक्स्ट्रा चली है, वो इतना डिस्टेंस जो है एक्स्ट्रा चली है। ये डिस्टेंस कितना है, 3 लैम्डा, तो यहां पहुंचने पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 3 लैम्डा। सिमिलरली ऊपर वाले पॉइंट के लिए इस बार S2 ज्यादा चलेगा, और कितना ज्यादा चलेगा, 3 लैम्डा। अब बस वही चीज वापस से करनी है, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 था, कहीं लैम्डा हुआ होगा, कहीं 2 लैम्डा हुआ होगा, और इन्फिनिटी पे जाके 3 लैम्डा हुआ है। सिमिलरली ऊपर लैम्डा, 2 लैम्डा, और प्लस इन्फिनिटी पे जाके 3 लैम्डा हुआ है। काउंट कर लेते हैं अपने मैक्सिमा, 1 2 3
3 इस तरफ 3 उस तरफ 6, एक बीच में 7, तो मैक्सिमा हमारे पास कितने हो गए 7। और मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो मिनिमा हमें पता है 0.5, 1.5, 2.5, तो 3 नीचे 3 ऊपर यानी कि 6। तो आंसर आता है मैक्सिमा 7 और मिनिमा 6, भले ही वो इनफाइनाइट सेपरेशन से चल के आ रहा था। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। एक और ट्राई करते हैं ताकि डाउट है भी तो क्लियर हो जाएगा। वही बताना है आपको, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये ले लेता हूं मैं रास्ता, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। और आपके जो सोर्सेज है वो इस तरह से हैं, S1 S2, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो है भाई आपका 4.7 लैम्डा। ठीक है, तो आपको बताना है कितने मैक्सिमा रिकॉर्ड होंगे और कितने मिनिमा रिकॉर्ड होंगे। बताओ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, यहाँ तो पार्ट डिफरेंस 0 ही आने वाला है क्योंकि दोनों वेव सेम चल के आएगी। अच्छा, यहाँ जो प्लस इन्फिनिटी का पॉइंट है, यहाँ से वेव इस तरह से जाएगी पैरेलल, तब जाके वहां हिट करेगी, और यहाँ से वेव इस तरह से जाएगी। तो एक्स्ट्रा पाथ जो यहाँ पे चलने वाली है वो चलने वाली है 4.7 लैम्डा। और सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 4.7 लैम्डा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, है कि नहीं। तो 1 2 3 4, 4 है राइट में, 4 होंगे लेफ्ट में, एक है बीच में मैक्सिमा, तो कितने हो गए भाई 9। मिनिमा की अगर हम बात करें तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5 भी मिलेगा। तो 4 है राइट में, और सॉरी 5 है राइट में और 5 होंगे लेफ्ट में, तो कितने मिनिमम मिल जाएंगे आपको 10। आई होप ये क्लियर हो गया हो सबको। किसी को कोई डाउट है तो बोले, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, एक और, एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लो भाई, तो यही फिर से डिटेक्टर है अपना, जो एकदम बड़े मजे से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक घूम रहा है। ये हो गया डिटेक्टर, मूव कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हैं आपके दो सोर्सेज S1 और S2, ठीक है। और ये उनके बीच का सेपरेशन मैं मान लेता हूं मुझे दिया हुआ है 6.2 लैम्डा। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मैक्सिमास डिटेक्टेड एंड नंबर ऑफ मिनिमा डिटेक्टेड। बताओ जल्दी से। चलो देखो कैसे होगा ये। तो वही आपको ड्रॉ करके देखना है सीधे सीधे से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट है स्क्रीन का, वहां पे क्या हो रहा होगा, तो S1 से रे चल के जाएगी इस तरह से, और S2 से रे चल के जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस इस बार 0 नहीं होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस इस बार होगा 6.2 लैम्डा। जबकि इंफिनिटी पे जाने के लिए दोनों रेस को स्क्रीन के पैरेलल निकलना होगा इस तरह से, तो वो इक्वली डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, तो इंफिनिटी पे पार्ट डिफरेंस होगा 0 और माइनस इंफिनिटी पे भी पार्ट डिफरेंस होगा 0। अब बस आपको देखना था लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा और 6 लैम्डा, तब जाके आएगा 6.2 लैम्डा। बस मैक्सिमा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं लेफ्ट में, तो 7 होंगे राइट में, तो मैक्सिमा हो गए भाई 14। मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, यानी कि टोटल 6.5 नहीं मिल पाएगा। कितने हो गए हमारे पास, 6 लेफ्ट में 6 राइट में, तो मिनिमम हमारे पास कितने हो गए 12। जिनने गलती की थी उनको समझ आया। आपको ड्रॉ करके देखना है, आपको सिर्फ वेव्स को सिमेट्रिक वाले पॉइंट पे पहुंचाना होता है और एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स पे पहुंचाना होता है। क्लियर है। तो मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। एक फाइनल क्वेश्चन मैं इसके ऊपर कराऊंगा, एक फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, तो एक सर्कल है हमारे पास,
और यहाँ हमारे दो सोर्सेज हैं, एक S1 है और एक S2 है, और इनके बीच की सेपरेशन है 3.5 लैम्डा, ठीक है ना, बस। और ये रेडियस R है, एकदम सिमेट्रिकली रखे गए हैं ये इस तरह से। डिटेक्टर आपका यहां से शुरू होता है D, ठीक है ना। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा रिकॉर्डेड इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन खत्म करने में डिटेक्टर ने कितने मैक्सिमा और मिनिमा रिकॉर्ड किए होंगे। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो आप देख सकते हो दोनों वेव सेम डिस्टेंस चल के आएंगी, तो यहाँ 0 पार्ट डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ नीचे 0 पार्ट डिफरेंस है। राइट मोस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो S2 से इतना चल के आई वेव और S1 से इतना चल के आई, तो एक्स्ट्रा चली है 3.5 लैम्डा। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 3.5 लैम्डा और यहाँ भी 3.5 लैम्डा। यहाँ 0 से लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और हो गया 3.5 लैम्डा। तो एक क्वार्टर के अंदर कितने मैक्सिमम बन रहे हैं आप ये देख सकते हो, 1 2 3। एक क्वार्टर के अंदर 3 है तो पूरे सर्कल में कितने होंगे, 12। और एक यहाँ पे है 13 और एक यहाँ पे है 14। तो मैक्सिमा हमें मिल गए भाई कितने, 14। और मिनिमा हमें मिल जाएंगे कितने, तो 0.5, 1.5, 2.5। एक क्वार्टर के अंदर 3 है, तो 4 क्वार्टर के अंदर कितने होंगे, 12। और ये 13 और ये हमारे पास 14। तो 14 मैक्सिमा और 14 मिनिमा। कोई डाउट किसी को? 14 मैक्सिमा बनेंगे और 14 मिनिमा बनेंगे पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने में, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को? इसी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट और हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे कह दिया जाता है क्विंकीज ट्यूब या क्विंक्स ट्यूब, कुछ भी कह सकते हो। एक आदमी का नाम है जिन्होंने ये apparatus बनाया है, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली एक ट्यूब है आपके पास कुछ इस तरह का, ठीक है ना। हम्म, बनाने में थोड़ी सी समस्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक जबरदस्त ड्राइंग मैंने बनाई है क्विंकीज ट्यूब की, ठीक है ना। तो अगर किसी ने ट्रम्पेट देखा है, बजाया है, भोपू बजता है शादी बारात में, एक आदमी होता है जो बड़ा सा भोपू में फूंक मार रहा होता है और एक तरफ से वो एक ट्यूब जो होता है घुमा हुआ ट्यूब, उसकी लेंथ को चेंज कर सकता है अपने हाथ के मोशन से। अगर किसी ने देखा है शादी ब्याह में तो थोड़ा आपको समझ आएगा। तो यहाँ भी सिस्टम ऐसा ही है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले ली जाती है और उसको यहाँ पे हिट करते हैं एक एंड पर, और दूसरे एंड पे आप रखते हो अपना डिटेक्टर, ठीक है। दूसरे एंड पे रख देते हो आप डिटेक्टर। अब अंतर क्या है कि साउंड जब यहां से एंटर करेगी तो ऑब्वियसली वो पूरे ट्यूब में फ्लो करना चाहेगी। तो साउंड यहां से एंटर की तो एक रास्ता तो उसके पास ये है, ठीक है ना, और वो यहां से बाहर आ जाती है, ठीक है। और दूसरा रास्ता उसके पास ये है और वो यहां से बाहर आ जाती है। तो इनिशियली क्या रखा जाता है, दोनों साइड की जो लेंथ है उसे सेम रखा जाता है। अगर इनिशियली आपने दोनों साइड की लेंथ को सेम रखा है तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दोनों वेव्स जो चल के आ रही हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, 0। अब क्योंकि वहां पे आपको दिख रहा है कि राइट साइड मूवेबल है, अगर मैं उसे x डिस्टेंस मूव करता हूं राइट में तो वेव का पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आई बात?
और क्योंकि वेव का पाथ अगर बढ़ जाएगा तो अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आने लगेगा। तो अगर आप उसे मूव करते रहते हो कंटिन्यूअसली तो पाथ डिफरेंस की वजह से आपको मैक्सिमम मिनिमा सुनाई देता रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियस है, आपको समझ आना चाहिए। तो मैं कह दिया है कि इनिशियली both sides have same length, समझ आई ना बात? तो अगर आप अपने ट्यूब को, राइट साइड के ट्यूब को डिस्प्लेस करते हो x से, इफ ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय x, ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय x, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? दो वेव्स जो दो साइड से चल के आएंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? कोई भी महान आदमी जो कॉमन सेंस लगा पाता हो बता सकता है भाई। बिल्कुल, तो जो कॉमन सेंस लगा रहे हैं उन्होंने आंसर दे दिया है 2x। क्यों है भाई 2x? क्योंकि आपने x से ट्यूब को राइट में किया तो ऊपर x लेंथ बढ़ गई और फिर नीचे भी x लेंथ बढ़ गई, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है? 2x। ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय x, पाथ डिफरेंस हो जाता है 2x। तो अब इस पे जो हलवा सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि इस समय डिटेक्टर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट कर रहा था, बताओ ट्यूब को कितना डिस्प्लेस करें ताकि अब मिनिमम इंटेंसिटी उसे सुनाई देने लग जाए। अरे समझ आ रही है क्या बात? ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड ट्यूब बी डिस्प्लेस्ड टू कन्वर्ट रिजल्टेंट मैक्सिमा इनटू मिनिमा? फटाफट भाई आंसर जल्दी से। इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड यूज्ड, लैम्डा उस साउंड की वेवलेंथ है जो आप यूज कर रहे हो, तो कितना मेरे भाई उसे डिस्प्लेस कर देना चाहिए? बोलो भाई। तो सीधी सी बात है, अगर आप x से डिस्प्लेस कर रहे हो तो 2x हो जाना चाहिए लैम्डा बाय 2, तो x हो जाना चाहिए लैम्डा बाय 4। तो हर लैम्डा बाय 4 डिस्प्लेसमेंट पे मैक्सिमा और मिनिमा अकर होता रहता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में सिर्फ क्या कर दिया जाता है, ऐसे लिख देंगे यूजिंग क्विंकीज ट्यूब, और आप सोचोगे अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो डराने के तरीके होते हैं, है कुछ नहीं, बड़ी हलवा सी चीज थी। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ ना बोलने वाले लोग फिर से कम हो गए हैं। खैर, भगवान मालिक है। चलो, तो ये हो गया भाई मैक्सिमा और मिनिमा आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो। क्लियर है? तो अब हमें पढ़ना है भाई क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने का तरीका यूज हम करेंगे क्या? यहां पे याद रखना, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, एक चीज रह गई थी, अगर आपको इनकोहेरेंट सोर्सेस दे दिए जाएं, इनकोहेरेंट सोर्सेस दे दिए जाएं और आपसे नेट इंटेंसिटी पूछी जाए, तो मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आई नेट आपसे कोई पूछ सकता है, तो आई नेट सिंपली I1 प्लस I2 होता है हमेशा। इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है, कितना पाथ कोई चल रहा है, पाथ डिफरेंस है या नहीं है, फेज डिफरेंस है या नहीं है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है ना, यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, तो फिर नेट इंटेंसिटी सिंपली I1 प्लस I2 रहती है। जबकि कोहेरेंट के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें पढ़ना है किससे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सबसे फेमस यही है। ठीक है,
तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और प्यार से इसे YDSE भी बोला जाता है। जनरली आपको YDSE ही लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, लाइट के इंटरफेरेंस को स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं इसमें, इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। जैसे कि हमें पता है कि भाई व्हाइट लाइट में तो ढेर सारी वेवलेंथ होती हैं, है कि नहीं। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया सिंगल वेवलेंथ जिस लाइट के अंदर है, जैसे रेड कलर की लाइट या ब्लू कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट, एक पर्टिकुलर कलर की जो लाइट है उसको यूज किया जाता है किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, कोहेरेंट सोर्सेज की स्टडी करने वाले हो आप। तो कोहेरेंट सोर्सेज बोला गया ऐसे दो सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब दुनिया में ऐसा देखा गया कि आप कोई भी दो लाइट के सोर्सेज ले लो और आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। दुनिया में कभी भी दो अलग सोर्सेज, आपने दो आइडेंटिकल बल्ब खरीदे मान लो, ठीक है, सिस्का के आपने दो बल्ब खरीदे, सेम पावर सेम वोल्टेज है, सेम मटेरियल है, ठीक है, सब कुछ सेम है, उसके बावजूद वो जो लाइट एमिट करेंगे वो कांस्टेंट फेज के साथ नहीं एमिट कर पाते, एग्जैक्टली सेम हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना है तो इंटरफेरेंस तो दो सोर्सेज से लाइट चाहिए और दोनों सोर्सेज कोहेरेंट चाहिए, और दुनिया में दो सोर्सेज कोहेरेंट होते नहीं है। तो यही यंग्स ने अपना दिमाग लगाया, यंग ने, और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक सोर्स से दो सोर्स बनाएं। अगर एक सोर्स से दो सोर्स बनेंगे तो वो दोनों सोर्सेस काम कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेस की तरह। क्या मीनिंग था इसका, तो इसका मीनिंग था कि उन्होंने एक सोर्स लिया लाइट का S। अब ये तो चारों तरफ लाइट को क्या कर रहा होगा, फेंक रहा होगा, और उन्होंने उसके सामने रख दी एक कार्डबोर्ड की स्क्रीन, और कार्डबोर्ड काफी अच्छी क्वालिटी का है, लाइट को पार नहीं होने देता 1% भी, ऐसा मान के चलना है। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत ही पतली पतली दो स्लिट्स यहां पे बनाई, ठीक है ना, बहुत पतली, मिलीमीटर इनकी थिकनेस है, ठीक है, माइक्रोमीटर थिकनेस है, इस तरह से दो स्लिट बनाई, यानी कि दो कैविटी कट कर दी, और इस सोर्स को उनसे एकदम सिमेट्रिकली रखा, यानी बीचों बीच। बात समझ आ रही है। तो अब ऐसा लगा कि ये जो लाइट है ये जब इन दोनों सोर्सेस पे पड़ेगी, इन दोनों स्लिट्स पे पड़ेगी, तो ये दोनों स्लिट्स जो थी वो खुद सोर्सेस का काम करने लगी, S1 और S2। अब क्योंकि इन दोनों वेव्स को जन्म देने वाला एक ही सोर्स है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का फेज तो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, कोई इनिशियल फेज डिफरेंस तो हो नहीं सकता। सिर्फ फेज डिफरेंस आ सकता है पाथ के डिफरेंस की वजह से, जब दोनों सोर्सेस से, इससे आगे की बात कर रहा हूं मैं, कार्डबोर्ड से आगे जहां पे भी आप नेट चेक कर रहे हो, वहां पे अगर दोनों लाइट सेम डिस्टेंस ना चली तो फिर फेज डिफरेंस आ सकता है। तो यहां से एक समस्या एलिमिनेट हो गई कि उन्होंने एक सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेज क्या किए, बना दी। और फिर क्या किया उन्होंने, सामने रख दी एक स्क्रीन, और स्क्रीन को काफी ज्यादा सेपरेशन पे रखा गया। तो उन्होंने स्क्रीन पे नोटिस किया कि मान लो अगर मैं रेड कलर की लाइट को यूज कर रहा हूं, अगर हमने रेड कलर की लाइट को यूज किया है, तो स्क्रीन के एकदम बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई दी जो कि ब्राइट रेड कलर की थी। और जैसे जैसे आप इस स्क्रीन से दूर जा रहे थे इंटेंसिटी घटती जा रही थी। समझ आ रही है बात, इंटेंसिटी क्या हो रही थी, घटती जा रही थी। एक पॉइंट था जहां इंटेंसिटी क्या हो गई, 0, उससे दूर जाने पे फिर बढ़ती जा रही थी, और फिर उन्हें एक ब्राइट रेड स्ट्रिप दिखाई दी, फिर इंटेंसिटी घटती गई, फिर 0 हुई, फिर बढ़ी, और फिर से एक ब्राइट रेड स्ट्रिप दिखाई दी। बात समझ आ रही है। तो इस तरह का उन्हें एक पैटर्न दिखा स्क्रीन पे, जिसे उन्होंने नाम दिया इंटरफेरेंस पैटर्न।
इंटरफेरेंस पैटर्न। और क्योंकि ये दोनों सेम सोर्सेस से निकले हैं, तो ये अगर आई नॉट इंटेंसिटी का सोर्स है तो ये भी आई नॉट इंटेंसिटी का सोर्स था। तो हमें पता था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 बराबर I2 अगर है तो आती थी 4 I नॉट, और I मिनिमम जो आती थी वो आती थी 0। इसीलिए यहां पे उन्हें क्या मिला था, 0 इंटेंसिटी मिली थी। समझ आई क्या बात? तो यहां पे उन्होंने देखा कि जो ब्राइट रेड कलर हमें दिख रहा है, इन्हें हम नाम दे सकते हैं क्या, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, इनको फ्रिंजेस बोला जाता है। और सिमिलरली इनके बीचों बीच जो रीजन होगा जहां पे नेट इंटेंसिटी जस्ट 0 हो गई है, उन्हें उन्होंने नाम दिया डार्क फ्रिंज। और इस पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न को बोला गया फ्रिंज पैटर्न। तो क्या आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ आया? इससे अच्छे से अगर आपको फील करना है तो आप गूगल पे बड़ी आसानी से लिख देना कि इंटरफेरेंस पैटर्न डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न लिख दोगे तो आपको एक इमेज दिखेगी, फोटो दिखेगा, ठीक है। अगर आपको वो नहीं समझ आता तो जो वीडियो में डालूंगा उसका जो थंबनेल होता है उस पर मैं इसकी फोटो लगा दूंगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो उससे आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है, लगाया भी होगा मैंने। तो वहां से आपको दिखेगा कि पैटर्न कैसा बनता है। तो ये है पूरा पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या आपको बात समझ आ रही है? यानी कि लगातार ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंज जो है एक ऑर्डर में आ जाती हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट किसी को? अब इसे शो कैसे किया जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ YDSE सेटअप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ YDSE सेटअप, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये साइड व्यू है, ये स्लिट 3D है, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये स्लिट जो है वो 3D है, यानी बाहर की तरफ निकल रही है, रेक्टेंगल जो है इनटू द पेज चला गया है, ऐसा समझने की कोशिश करो। और ये स्क्रीन है इस तरह से। समझ आई क्या बात आपको? ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका स्लिट बोर्ड है, ये है आपका सोर्स 1, स्लिट 1 हम बोल सकते हैं, ये है आपकी स्लिट 2। ये इनको डिवाइड करने वाली लाइन एकदम बीचों बीच, इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ स्क्रीन, ओ हम बोल देते हैं। और लाइट को जनरली इस तरह से गिरता हुआ दिखाया जाता है। अगर S1 और S2 पे गिरने वाली लाइट को मैंने इस तरह से दिखाया तो आप देख सकते हो दोनों लाइट्स पैरेलल हैं, दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, यानी कि वो सेम डिस्टेंस चल के आ रही होंगी, तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस इनिशियली नहीं होगा। बात समझ आई क्या? जनरल सिंबल जो यूज किया जाएगा स्मॉल d, वो यूज किया जाएगा स्लिट सेपरेशन के लिए, स्लिट के बीच की दूरी कितनी है। कैपिटल D जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा स्क्रीन डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट के लिए। समझ आ रही है बात? लैम्डा आपको पता ही है क्या होती है, इंसिडेंट वेवलेंथ। अब जनरल कोई पॉइंट स्क्रीन पे अगर मैं ले लूं P, तो आप तो किसी जनरल पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना। अब देखो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ऐसा पैटर्न दिखेगा, तो कहीं पे तो एकदम ब्राइट फ्रिंज होगी, कहीं पे एकदम डार्क फ्रिंज होगी, पर कहीं पे ऐसा भी तो होगा कि ब्राइट से कम पर डार्क से ज्यादा, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि इंटेंसिटी जो है 4 I नॉट हो सकती है या 0 ही हो सकती है, नहीं, ये तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। इनके बीच में इनफाइनाइट इंटेंसिटी की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, और वो सभी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी स्क्रीन के ऊपर। तो जनरली जो भी पॉइंट की डिस्टेंस आप मेजर करते हो वो O से मेजर करते हो, ठीक है ना। और इसे हम जनरली Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो Y हो गया आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट P। बात समझ आई क्या? अब एक चीज क्लियर है, जब भी आप YDSE लोगे और स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट चूज कर लोगे, तो जब दोनों वेव्स चल के इस तरह से आएंगी तो उनका पाथ हमेशा ही क्या होगा, इक्वल। अगर इनिशियली फेज डिफरेंस उनके बीच में 0 था, इनिशियली उनका डेल्टा फाई अगर 0 था, इस तरह से वो इंसिडेंट हुई थी, तो यहां पे ओ पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जो कि सेंटर ऑफ स्क्रीन है, वहां पहुंचने के लिए
हमेशा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहां डेल्टा एक्स 0 होता है उसे आप नाम देते हो सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। और इसे सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पूरा फ्रिंज पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे, फ्रिंज पैटर्न इज सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा ही वो पॉइंट है जिसके अबाउट पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। बात समझ आई? मैं फिर बोलूंगा, स्क्रीन का जो सेंटर है उसे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलते हैं। ध्यान से सुनना, स्क्रीन का जो सेंटर है उसे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जहां टोटल पाथ डिफरेंस 0 है उसे सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब वो पॉइंट इस केस के लिए क्या हो गया है, सेंटर ऑफ स्क्रीन हो गया है, ये अलग बात है। बात समझ आई क्या? तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैं लिख दूंगा सीधे सीधे, सेंट्रल मैक्सिमा इज अ पॉइंट एट विच टोटल पाथ डिफरेंस इज 0। टोटल पाथ डिफरेंस इज 0। क्या पूरा रिप्रेजेंटेशन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है पाथ डिफरेंस एट अ पॉइंट। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी आपका कोई जनरल पॉइंट है और आपसे बोला जा रहा है कि उस पॉइंट पे पहुंचने तक कितना पाथ डिफरेंस जनरेट होगा। ये आपकी स्लिट हो गई, ये आपकी स्क्रीन हो गई, ये सेंट्रल मैक्सिमा ओ हो गया इस केस के लिए। ठीक है, तो रेज जो है इस तरह से आके गिरी है, ये आपका S1 है, ये S2 है, और यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया है P जिसकी हाइट यहां से है Y। तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आपको स्टडी करना है तो आपको दो रेज चाहिए होंगी। तो एक रे यहां से निकल के जो इस तरह से गई होगी, भाई रे तो हर डायरेक्शन में जा रही है, S1 जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में रे भेज रहा है, लेकिन क्योंकि आप P पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हो तो आप किस रे को कंसीडर करोगे, जो S1 से निकल के यहां पहुंची होगी। सिमिलरली S2 से एक रे निकल के यहां पहुंची होगी, है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, तो आप बता सकते हो कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होगा वो सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ S1P माइनस S2P। दोनों रेज के चलने की जो दूरी है उनका डिफरेंस ही कहलाएगा आपका पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो कोई पाथ में डिफरेंस था ही नहीं, उससे पहले तो दोनों सेम पाथ चल रहे थे। अरे क्लियर है? क्लियर है क्या? ये हो गया आपका डी, और ये कहलाता है आपका कैपिटल डी। अब YDSE में क्या होगा, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। अगर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर है आपकी स्लिट के सेपरेशन से, तो लगभग ये एंगल मैं मान लूं अगर थीटा है, समझ आ रही है बात? ये एंगल अगर मैं मान लूं थीटा है, वो तो हो गई, भले ही सेपरेशन ज्यादा हो या कम उससे मतलब नहीं है, सेंटर से हमने ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा है। पाथ डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप कर दें, अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट अगर Q है तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो सिंपली कितना है, S2Q। ये जो दूरी है यही वो एक्स्ट्रा पाथ है जो कि S2 वाली लाइट चली है, इससे आगे का पाथ क्या है, इक्वल है। बात समझ आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट हो तो इसी समय पूछ लेना। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी मैं क्या बोल सकता हूं, थीटा बोल सकता हूं, मैथ्स यूज करते हुए बड़ी आसानी से। और डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। तो YDSE के लिए रट लो, अगर आपका पॉइंट P थीटा एंगल बना रहा है आपकी स्लिट्स के सेंटर से, तो जो पाथ डिफरेंस उस पॉइंट पे रेज का होता है, अगर इनिशियली उनका कोई पाथ डिफरेंस नहीं था तो इस पॉइंट पे उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है डी साइन थीटा। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? डी साइन थीटा, ये आपको रट लेना है, सबसे जरूरी चीज यही है। अच्छा, इफ ये दिया हुआ है हमें कि स्क्रीन जो है बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो मैं कह सकता हूं कि भाई साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू टेन थीटा,
और ऐसा मैं क्यों कह पाया, क्योंकि थीटा इज स्मॉल। थीटा कैसा होगा, स्मॉल होगा। तुम सोच के देखो, अगर स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो सेपरेशन है स्क्रीन और इनके बीच की, तो फिर हम ये चीज लिख सकते हैं। समझ आई बात? तो मैं डेल्टा एक्स को जो हमने लिखा था डी साइन थीटा, उसको लिख सकता हूं डी थीटा, या उसको लिख सकता हूं डी टेन थीटा, और यही इक्वल हो जाता है डी वाई बाय डी। तो अब गलती जहां बच्चे करते हैं वो मैं ये बता देता हूं। बच्चे इसको रट लेते हैं कि डेल्टा एक्स होता है डी वाई बाय डी। नहीं, डी वाई बाय डी तो तब हो पाएगा ना जब आप टेन थीटा लिख रहे हो, परपेंडिकुलर वाई बाय बेस कैपिटल डी। और टेन थीटा आप साइन थीटा को सिर्फ तब लिख सकते हो जब थीटा स्मॉल हो। अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो फिर आपको यहां से थीटा निकालना पड़ेगा, और वो थीटा पुट करके आप निकाल सकते हो पोजीशन। बात समझ आ रही है कि नहीं? याद रखना, थीटा अगर आपका कंसिडरेबल है तो पार्ट डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला ये है। अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है डी वाई बाय डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कोई डाउट किसी को? काफी